हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हो आप लोग? जैसा कि आज आपका एग्जाम है BCOZ 172 इंडियन इकोनॉमी का, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे थे हम पिछली 3 सीरीज में। तो उसी सीरीज को हम आगे करते हैं। आपके कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा देती हूँ जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है, उसके बेस पे ही मैंने आपके क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है। आप इन्हें कर लोगे, आपके 70-80 मार्क्स आराम से कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करो और डिफ्रेंशिएट करो किसे एब्सोल्यूट पॉवर्टी को और रिलेटिव पॉवर्टी को। डिस्क्राइब द मेन कोज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी का मेन कोज क्या है उसे भी डिस्क्राइब करो। तो सबसे पहले क्या क्या बताना है हमें? पॉवर्टी के बारे में बताना है। पॉवर्टी क्या होता है? इज द स्टेट ऑफ अ डेप्रिवेटिव वेयर इंडिविजुअल और हाउस होल्ड लैक सुफिशियंट इनकम। एक स्टेज है जब इंडिविजुअल और हाउस होल्ड है जिनके पास सफिशिएंट इनकम नहीं होती, रिसोर्सेज नहीं होते। किस लिए? टू मेंटेन अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नेसेसिटी खरीदने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं होते। वो स्टेट होती है पॉवर्टी। इट रिफ्लेक्ट ओनली द लो इनकम। ये सिर्फ लो इनकम को रिफ्लेक्ट नहीं करती, बट आल्सो एन इनएडुकेट एक्सेस टू द एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, हाउस सैनिटेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये साथ में मतलब कि हम एजुकेशन, पॉवर्टी की वजह से वो एजुकेशन को भी एसेस नहीं कर पाते, हेल्थ केयर सर्विस को भी एसेस नहीं कर पाते, हाउसिंग सर्विस को भी नहीं एसेस कर पाते। मतलब कि खाने पीने के लिए घर, मकान, रोटी, कपड़ा, मकान, जो हमारी नेसेसिटी है उनकी भी नीड उनकी पूरी नहीं होती। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या मीनिंग है एंड रिलेटिव पॉवर्टी का क्या मीनिंग है। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या मतलब है? अ कंडीशन वेयर द पीपल कैन नॉट मीट मिनिमम बेसिक नीड फॉर द सर्वाइवल। अ वो वो कंडीशन जब पीपल अपनी बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पा रहा सर्वाइवर के लिए। मतलब बेसिक नीड मतलब नेसेसिटी, रोटी कपड़ा मकान भी इकम्प्लिश नहीं कर पा रहा। रिलेटिव पॉवर्टी क्या होती है? अ कंडीशन वेयर पीपल हैव मच लोअर इनकम। जब पीपल के पास थोड़ी इनकम है, लिविंग स्टैंडर्ड कंपेयर टू अदर इन द सोसाइटी, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड है तो है लेकिन कंपेयर दूसरों के मुकाबले बहुत कम है। मतलब नेसेसिटी अकम्प्लिश कर पा रहा है लेकिन वो लिविंग स्टैंडर्ड है ना, उसका रहने का स्टाइल है वो लोग दूसरे लोगों से अलग है, कम है। मेजरमेंट, इसे हम मेजर कैसे करते हैं? मेजर्ड अगेंस्ट अ फिक्स पॉवर्टी लाइन। ये फिक्स पॉवर्टी लाइन के अगेंस्ट मेजर करते हैं। एक फिक्स पॉवर्टी लाइन होती है, उससे नीचे लोग जाते हैं तो उसे बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं कि वो बेसिक नेसेसिटी को भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। एंड इसे कैसे मेजर करते हैं? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम के बेस पे मेजर करते हैं लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द सोसाइटी की इनके पास एवरेज इनकम। पहले हम एवरेज इनकम कैलकुलेट करते हैं लोगों की और उससे कंपेयर करते हैं कि इस वाले पीपल्स की इनकम क्या है और लिविंग स्टैंडर्ड मीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। मेन फोकस क्या रहता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का? सर्वाइवल एंड बेसिक नीड। सर्वाइवल बेसिक नीड मेन फोकस रहता है, मतलब कि यहाँ ये इन लोगों का। और रिलेटिव पॉवर्टी में इनकम इनक्वालिटी रहती है क्योंकि लोगों के पास बहुत ज़्यादा इनकम है और इनके पास कम होती है। एंड सोशल एक्सक्लूजन, लोगों सोशल से भी एक्सक्लूड कर दिया जाता है। लोअर इनकम वाले लोगों को सोसाइटी में ज़्यादा मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। एग्जाम्पल क्या है इसका? अ फैमिली इज अनेबल टू अफोर्ड द सफिशिएंट फूड एंड द शेल्टर। रोटी और मकान को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यहाँ पे सफिशिएंट फूड फूड एंड शेल्टर आ गया। ठीक है। और रिलेटिव पॉवर्टी में क्या आ जाएगा? फैमिली अर्निंग मच लेस देन द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। कि फैमिली की अर्निंग है वो बहुत कम है, किससे? एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री, कंट्री की एवरेज इनकम से। नेचर क्या है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का? सेम स्टैंडर्ड कैन बी अप्लाई अक्रॉस द रीजन। सभी रीजन में एक ही स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाता है। एंड द रिलेटिव पॉवर्टी वेरीज फ्रॉम द वन सोसाइटी टू अनदर। सभी सोसाइटी का अलग अलग है। मतलब कि अगर हम दिल्ली वाली साइड रहते हैं वहाँ के एवरेज इनकम अलग है। अगर हम छोटे एरिया में रहते हैं, जैसे जैसे हरियाणा के छोटे एरिया में, जैसे कि हम ले लेते हैं जींद हो गया, हांसी हो गया, हिसार हो गया और फतेहाबाद हो गया, उनके अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। ठीक है। आगे, मेन कोज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया में पॉवर्टी के मेन रीजन क्या है? गरीबता के क्या कारण है? सबसे पहले है कारण है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ।
बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने का, पॉपुलेशन की ग्रोथ होने की वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है। लार्ज पॉपुलेशन इंक्रीज प्रेशर ऑन द रिसोर्सेज, जिसकी वजह से रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पे प्रेशर पड़ता है। हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर लीडिंग टू पॉवर्टी, जिसकी वजह से पॉवर्टी हो रही है। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होएगी, रिसोर्सेज हमारे पास कम है, वो ज़्यादा यूटिलाइज होंगे, इसकी वजह से भी पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट भी मेन कोज है पॉवर्टी का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है और अंडर एम्प्लॉय हैं। मैनी पीपल डू नॉट गेट द रेगुलर जॉब, बहुत सारे पीपल्स को रेगुलर जॉब ही नहीं मिल पाती है। और वर्क फ्यूअर देन द नीडेड, जितना वो वर्क करना चाहते हैं उससे कम काम मिलता है, जिसकी वजह से उनकी इनकम लो होती है और पुअर लिविंग स्टैंडर्ड होता है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड नहीं होता। थर्ड रीजन है पॉवर्टी का, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी कम होती है, मतलब कि लार्ज सेक्शन ऑफ इंडिया है ना, वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर के बाद मतलब कि हम ना एग्रीकल्चर तो करते हैं लोग, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें इनकम कम मिलती है। स्मॉल लैंड होल्डिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड यूज़ करते हैं, जिस मानसून पे डिपेंडेंस रहते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी और उनकी इनकम कम हो जाती है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ, इनकम और वेल्थ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सिग्निफिकेंट गैप देखने को मिलता है रिच और पुअर के बीच में। वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड ऑफ फ्यू, वेल्थ मोस्टली फ्यू ही लोगों के हाथ में है, फ्यू ही पर्संस के हाथ में है जो मोस्टली रिच है। वाइल द मैनी पीपल हैव लिमिटेड एक्सेस टू द रिसोर्सेज, और बाकी पीपल के पास बहुत कम एक्सेस है किसका, रिसोर्सेज का, जो इंडिया के रिसोर्सेज है। इलिटरेसी एंड द लैक ऑफ द एजुकेशन, जो पुअर एजुकेशन लिमिट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जो प्योर पीपल्स हैं वो एजुकेशन को अभी एसेस नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उनके पास अर्निंग नहीं होती, ताकि कि वो पे कर पाए एजुकेशन के लिए। प्रिवेंट द पीपल फॉर ऑब्टेनिंग द बेटर जॉब, जिसकी वजह से उन्हें बेटर पेइंग जॉब भी नहीं मिल पाती है। अनदर पॉइंट है स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल का भी बहुत स्लोली ग्रोथ हो रहा है। इनसुफिशिएंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रिड्यूस द क्रिएशन ऑफ द जॉब, जिसकी वजह से जॉब कम क्रिएट हो रही है। स्पेशली ग्रोइंग द लैक ऑफ वर्कफोर्स, जिसकी वजह से वर्कफोर्स भी कम लाए जा रहे हैं, लोग ज़्यादा मशीनरी पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइस ऑफ द एसेंशियल गुड्स के प्राइस राइज होते हैं, जिसका ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, लो इनकम फैमिलीज पे ही पड़ता है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते ज़्यादा कॉस्टली प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसकी वजह से वो और पॉवर्टी में डूबे जाते हैं। अनदर रीज़न इज़ अ सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर भी सबसे मेन रीज़न है, क्योंकि सोशल फैक्टर में आ जाता है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, लोगों के बीच में कास्ट का भेदभाव किया जाता है, जेंडर इनक्वालिटी की जाती है फीमेल और मेल के बीच में, सोशल एक्सक्लूजन, सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है मोस्टली कास्टिज्म के, रिलीजन्स के लोगों को। ट्रेडिशनल जो कि ये पहले से ही चली आ रही है प्रैक्टिस, जो रिस्ट्रिक्ट करती है लोगों को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में और एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। पुअर रोड है, अच्छे रोड नहीं बने हुए, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं मिल पाती लोगों को, इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, हेल्थ केयर नहीं मिल पाता, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा घटिया है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जो कि कंट्रीब्यूट करता है पॉवर्टी को। अनदर रीज़न है रीजनल इम्बैलेंस भी बहुत ज़्यादा है, कुछ कुछ स्टेट में तो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ स्टेट बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, जिसकी वजह से अनइक्वल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती सभी लोगों को अनइक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाती है, जिसकी वजह से हायर पॉवर्टी लेवल इन द बैकवर्ड है, जिसकी वजह से बैकवर्ड एरिया के पीपल ज़्यादा ही पॉवर्टी लेवल पे डूबे जा रहे हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पॉवर्टी से रिलेटेड ही है, हमें डिटेल नोट लिखना है पॉवर्टी पे, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है, ठीक है। मेजरमेंट हम मेजर कैसे पॉवर्टी को करते हैं ये बताना है। एंड द कोजेज ऑफ पॉवर्टी, तो हमने पॉवर्टी के बारे में डिफाइन हमने पढ़ लिया है, रीज़न क्या है पॉवर्टी के ये भी हमने पढ़ लिया है। तो हमें सिर्फ मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी पढ़ना है, तो मैं इसमें आपको मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी ही करवाऊंगी ओनली, ठीक है। तो पढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ द पॉवर्टी, पॉवर्टी को हम मेजर कैसे करते हैं। पॉवर्टी मेजरमेंट हेल्प द पॉलिसी मेकर को हेल्प करती है आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, कितनी पॉवर्टी है इंडिया में, फॉर्मुलेट द इफेक्टिव पॉवर्टी एलिगेशन प्रोग्राम की, जिसकी वजह से वो अच्छे प्रोग्राम बना सके पॉवर्टी को कम करने के लिए। तो सबसे पहली अप्रोच क्या है पॉवर्टी को मेजर करने की, पॉवर्टी लाइन अप्रोच। सबसे
फर्स्ट अप्रोच है पॉवर्टी लाइन अप्रोच है। द पॉवर्टी लाइन इज अ मिनिमम लेवल ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड। ये लाइन में मतलब कि ऐसे है कि इतनी इनकम होती है ना पीपल्स की कि वो बेसिक नीड को फुलफिल कर सकते हैं। उससे अबव है तो मतलब कि वो बिलो अबव पॉवर्टी लाइन है, अगर बिलो इससे बिलो है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इन इंडिया पॉवर्टी हैज़ अ ट्रेडिशनल मेजर ऑन द बेसिस ऑफ मंथली पर क्राइटेरिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इस इंडिया में पॉवर्टी किसके बेस पे मेजर की जाती है, एक्सपेंडिचर के बेस पे मेजर की जाती है, वो मंथली कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। पीपल हुज कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉल बिलो द पॉवर्टी लाइन आर कंसिडर पुअर। जिनका खर्चा पॉवर्टी लाइन से नीचे है वो पुअर कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट अप्रोच है तेंदुलकर कमेटी मेथोडोलॉजी। इसमें क्या होता है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी है जो कि 2009 में बनी थी। यूजिंग द कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द बेसिस ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेशन, वो भी कंजप्शन एक्सपेंडिचर को ही एस्टिमेशन बनाते हैं पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। कंसिडर द एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ एंड एजुकेशन, मेन वो किस एक्सपेंडिचर को देखते हैं, हेल्थ और एजुकेशन को। यूनिफॉर्म पॉवर्टी बास्केट फॉर द रूरल एंड द अर्बन, पुअर और अर्बन को सभी को इक्वल हेल्प करते हैं किसमें, हेल्थ और एजुकेशन में। मतलब रूरल और अर्बन पीपल को नहीं देखते, वो सीधा देखते हैं कि उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन में कितना खर्चा किया, उसके अकॉर्डिंग उन्हें पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन करते हैं। आगे एक और अप्रोच है रंग रंगार्जन कमेटी, रंगार्जन कमेटी मेथोडोलॉजी। इसमें क्या होता है, 2014 में ये कमेटी बनी है जिसमें हायर पॉवर्टी लाइन के बारे में बताया गया, इंक्लूडिंग द ब्रोजर वेज ऑफ असेंशियल एक्सपेंडिचर, कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जैसे फूड पे, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में, क्लोथिंग में। इन एक्सपेंडिचर को एस्टिमेट करते हैं, इसके बेसिस पे उन्हें पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन और अबव पॉवर्टी लाइन में डिटरमाइन करते हैं। अनदर अप्रोच है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स भी एक अप्रोच है जिसमें पॉवर्टी मल्टीपल इंडिकेटर को देख के ही मेजर की जाती है, जैसे कि हेल्थ को देख के, एजुकेशन को देख के, लिविंग स्टैंडर्ड को देख के। मोस्टली सभी में सेम ही पॉइंट है, बस एक आधे पॉइंट एक्स्ट्रा है। जैसे कि पॉवर्टी लाइन अप्रोच में हम क्या क्या देखते हैं, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे देखते हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर, सभी एक्सपेंडिचर को रिलेट के मल्टी पर कैपिटल एक्सपेंडिचर को देख के। तेंदुलकर कमेटी में किसके बेसिस पे होते हैं, हेल्थ और एजुकेशन के बेसिस पे होता है। अर्बन और रूरल को इक्वली मेजर किया जाता है। और रंगार्जन कमेटी में क्या होता है, फूड, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड द क्लोथिंग। इसमें फूड, ट्रांसपोर्ट एंड क्लोथिंग एक्स्ट्रा ऐड हो गया, और इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन तो है ही, सिंपल सी बात है, लिविंग स्टैंडर्ड और ऐड हो गया, ठीक है। तो इसके बेस पे हम पॉवर्टी मेजर करते हैं कि इंडिया में कितने पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन है ना, कितने पीपल अबव पॉवर्टी लाइन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। अब राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर पे राइट नोट लिखना है हमें। इन अ पोस्ट इंडिपेंडेंस सेक्टर के बाद इंडिया में एग्रीकल्चर की क्या डेवलपमेंट, कितनी डेवलपमेंट हुई है, इसके बारे में लिखना है। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन पोस्ट इंडियन पीरियड, इंडिपेंडेंस पीरियड, इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन में एग्रीकल्चर की कितनी डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं। सब फर्स्ट पॉइंट है लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म हुआ है, जैसे गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द लैंड रिफॉर्म। लैंड के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन लाए टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर एफिशिएंसी, एग्रीकल्चर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, एंड द सोशल जस्टिस बढ़ाने के लिए। मेजर मेजर इंक्लूड, मेजर क्या है, अबोलाइजेशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। अब जमींदारी सिस्टम को खत्म कर दिया गया, टेनेंसी रिफॉर्म कर दी गई है, मतलब लोग टेनेंट पे मतलब कि लैंड्स वगैरह ले सकते हैं। सीलिंग ऑफ द लैंड होल्डिंग की सीलिंग कर दी गई, इतने पे ही मतलब कि लैंड को वो करना होता है। एंड कंसोलिडेशन ऑफ द फ्रैगमेंटिंग लैंड होल्डिंग को सभी को इकट्ठा कर दिया गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ओनरशिप राइट एंड द कल्टिवेटर रिड्यूस द रूरल इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है, ओनरशिप राइट बढ़ रहे हैं, जिसे मतलब कि रिफॉर्म मिल रही है, सहायता मिल रही है। अनदर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आई है, जिसमें क्या होता है, रूरल की डेवलपमेंट में सपोर्ट करती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस देती है, बेटर इरीगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, एंड इम्प्रूवमेंट इन दी फार्मिंग प्रैक्टिस में भी इम्प्रूवमेंट हुई है, जिसकी वजह से किसकी वजह से, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की वजह से। इसकी वजह से क्या कर रही है, एनकरेज कर रही है पार्टिसिपेशन किनका, कमेटी का, इन द रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटी में। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट क्या लेके आई है, एक्सपेंशन इन द इरिगेशन फैसिलिटी एक्सपेंड हुई है, जैसे मेजर सर्वर इरिगेशन प्रोजेक्ट वो लॉन्च, बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं इरिगेशन वाले, जैसे कि बकरा नगन नगन धाम,
हीराकुंड धाम एंड द दामोदर वाले प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हेल्प करते हैं रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन द मानसून, मानसून पे डिपेंडेंस को कम करते हैं एंड इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी एक न्यू स्कीम लेके आए थे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर के लिए। द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट इन दी एग्रीकल्चर वो द ग्रीन रेवोल्यूशन। मोस्ट सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रीन रेवोल्यूशन। इंडिया 1960 में ये लेके आए थे, मिड 1960 में। इसमें क्या क्या होता है, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, मतलब अच्छी सीड्स प्रोवाइड की जाती है फार्मर को केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स बनाए गए हैं ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े। इम्प्रूव द इरीगेशन फैसिलिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करी गई है। एंड मैकेनाइजेशन ऑफ द फार्मिंग के लिए बहुत सारी मशीनरी वगैरह को इंट्रोड्यूस किया गया है। ग्रीन रेवोल्यूशन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट एंड द राइस। ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट एंड द राइस बढ़ रहा है, सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। पार्टिकुलर इन द स्टेट, किन किन स्टेट में, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश स्टेट में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है राइस और व्हीट का। ठीक है, इसके अचीवमेंट्स क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड ग्रेन मतलब कि बहुत अच्छा, मतलब कि प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। रिडक्शन इन द फूड एक्सपोर्ट, फूड इंपोर्ट को हम मतलब इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे इंडिया में इसकी नीड फुलफिल हो रही है। इंक्रीज इन द फार्मर की इनकम भी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर मार्केट में भी ग्रोथ हो रही है। इसके लिमिटेशन क्या है, बेनिफिट ऑफ द कंसंट्रेटेड इन दी सर्टेन रीजन, कुछ रीजन में अभी भी इसका मतलब कि वो नहीं है, बढ़ावा नहीं दिया गया है इसको, कुछ स्टेटेस अभी भी पीछे हैं। इंक्रीज द रीजनल इनवैलेंस, जिसकी वजह से रीजनल इनवैलेंस हो रहा है, इनक्वालिटी हो रही है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से इन्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, इन्वायरमेंट में पोल्यूटेड हो रहा है। वाइट रिवोल्यूशन भी एक स्कीम लाई गई थी, वाइट रिवोल्यूशन और फ्लोर ट्रांसफर्ड इनटू वन वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। इसे मतलब कि फ्लड ट्रांसफर्ड इंडिया को ना सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कहा जाता है। द मूवमेंट वाज लेड बाय अ वेगनेसियस कोरियन सपोर्टेड बाय द डेयरी कोऑपरेटिव, जिसने डेयरी कोऑपरेटिव को सपोर्ट किया है। इसके अचीवमेंट क्या है, इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया है। हायर रूरल इनकम, जिसकी वजह से रूरल इनकम इंक्रीज हुई है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ है रूरल एरिया में, जैसे कि मतलब कि डेयरी वगैरह को ओपन करके बैठे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा इससे जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट की भी जनरेशन हुई है। नेक्स्ट पॉइंट इज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द एग्रीकल्चर को डाइवर्सिफाई किया गया है। इंडियन एग्रीकल्चर ग्रेजुअली डाइवर्सिफाइड फ्रॉम फूड ग्रेन। पहले मतलब कि इंडिया के लोग सिर्फ फूड ग्रेन मतलब कि एग्रीकल्चर करते थे, प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब इसे डाइवर्सिफाई किया गया किन किस चीज़ों में, हॉर्टिकल्चर में डाइवर्सिफाई कर दिया, फ्रूट एंड वेजिटेबल में, फ्लोरिकल्चर में, डेयरी फार्मिंग में, पोल्ट्री में, फिशरीज में, इन सभी चीज़ों में, जिसकी वजह से फार्मर की इनकम इंक्रीज हुई है, उन्हें मोर अपॉर्चुनिटी मिल गई है इनकम की। इंस्टीट्यूशन भी सपोर्ट मिल रहा है एग्रीकल्चर को। सेवरल इंस्टीट्यूशन वर इस्टेब्लिश टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किए गए हैं किसके लिए, एग्रीकल्चर के सपोर्ट के लिए, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल बैंक ऑफ द एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो हेल्प करती है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, क्रेडिट अवेलेबिलिटी में एंड प्रमोट द रिसर्च में हेल्प करते हैं जो इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर क्रेडिट, इंश्योरेंस भी मिलता है लोगों को, क्रेडिट और इंश्योरेंस मिल जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। गवर्नमेंट एक्सपेंड टू द क्रॉप लोन, गवर्नमेंट क्रॉप लोन देती है, किसान क्रेडिट कार्ड देती है फार्मर्स को, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम देती है, क्रॉप को मतलब कि वो क्रॉप को इंश्योरेंस करवा ले ताकि अगर उन बाई चांस उनकी क्रॉप्स खराब हो तो उन्हें उनके बदले में अच्छा इंश्योरेंस बैक में प्राइस मिल जाए। एंड रूरल में बैंकिंग सर्विस लेके आई है गवर्नमेंट, द इसमें इज द हेल्प द फार्मर, जो फार्मर को हेल्प करता है प्रोडक्शन रिस्क को मैनेज करने में, और फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड एग्रीकल्चर भी अनदर पॉइंट है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने का। आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 के बाद एग्रीकल्चर मार्केट बिकम मोर इंटीग्रेटेड, बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड हो गई है, बहुत अच्छी सपोर्ट हो गया एग्रीकल्चर को। एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो गई है, ज़्यादा प्रोडक्शन की वजह से हम अब एक ऐसी इकोनॉमी है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हीट ग्रेन राइस को एक्सपोर्ट करती है आउटसाइड द कंट्री। एंड द प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एक्सपेंडेड, प्राइवेट के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें एंड द एम्फेसिस द शिफ्टेड टुवर्ड द कमर्शियलाइजेशन कॉम्पिटिटिवनेस, जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ रही है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ये हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया।
शॉर्ट नोट लिखा था एग्रीकल्चर में इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस। मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट लिख दिए। आप तो इसमें 3-4 पॉइंट लिखो, 5 पॉइंट लिख दोगे ना तो भी आपको आराम से 20 मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं तो ये पॉइंट लिख देना, छोटे छोटे पॉइंट करके लिख दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। मतलब कि ये मोस्टली आप बना के भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमें इन सभी की पॉलिसीज याद होनी चाहिए। ठीक है, तो बस इतना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट को डिफाइन करना है, देन उसके कंपोनेंट को डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सभी ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, कंट्री के रेजिडेंट के और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में जो जो पेमेंट ट्रांजेक्शन हो रही है उसका रिकॉर्ड होता है। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड का, यूजली अ 1 ईयर, मोस्टली ये 1 ईयर के लिए बनाया जाता है। इट शो द कंट्री रिसिप्ट, कंट्री की रिसिप्ट शो करता है फ्रॉम अ पेमेंट टू, एंड द पेमेंट शो करता है टू अ फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री के साथ जो रिसिप्ट एंड पेमेंट हो रही है उसे शो करता है। दे द बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 मेन कंपोनेंट है। कौन से कंपोनेंट है? फर्स्ट कंपोनेंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू गुड्स, सर्विस, इनकम एंड द करंट ट्रांसफर। किससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है? गुड्स से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड एंड करंट ट्रांसफर से रिलेटेड। तो इन्हें एक बार डीप में पढ़ते हैं। ट्रेड इन द गुड्स, ट्रेड इन द गुड्स मार्केट मर्केंडाइज अकाउंट। इट रिकॉर्ड द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द फिजिकल गुड्स। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ऑफ द फिजिकल गुड्स को, एक्सपोर्ट किया इम्पोर्ट किया उसको रिकॉर्ड करते हैं। एक्सपोर्ट बीइंग अ फॉरेन एक्सचेंज इनटू द कंट्री, एक्सपोर्ट की वजह से मतलब कि फॉरेन करेंसी इंडिया में आती है, हमारी कंट्री में आती है। इम्पोर्ट की वजह से पेमेंट करते हैं हम फॉरेन कंट्री को। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला हो जाता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ऐसे ही ट्रेड ऑफ सर्विस करते हैं, इंक्लूड द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द सर्विस, सर्विस को ट्रेड करते हैं। सर्विस में क्या आ जाता है? बैंकिंग सर्विस आ जाता है, इंश्योरेंस सर्विस आ जाता है, टूरिज्म आ जाता है, इंपोर्टेशन आ जाता है, और सॉरी ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस आ जाती है। ऐसे इनकम एंड रिसिप्ट पेमेंट के बारे में करते हैं कि कितनी इनकम आई है, कितने पेमेंट हुई है। इंक्लूड द इंटरेस्ट ऑन इनकम एंड रिसिप्ट में क्या आ जाता है? इंटरेस्ट ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, प्रॉफिट अर्न अब्रोड, प्रॉफिट अर्न हुआ फ्रॉम अब्रोड से, वेजेस एंड सैलरी रिसीव फ्रॉम द फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री से वेजेस एंड द वेजेस रिसीव हुई है। करंट ट्रांसफर में क्या आ जाता है? दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफर विच इज नॉट डायरेक्ट रिटर्न, जो कि डायरेक्ट रिटर्न नहीं होती, यूनिलेटरल ट्रांसफर होती है। नॉट डायरेक्ट रिटर्न इज एक्सपेक्टेड, हम डायरेक्ट रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, कि सोच नहीं सकते कि हमें हो सकता, लेकिन कभी कभी हो जाता है। जैसे रेमिटेंस फ्रॉम द इंडियन वर्किंग अब्रोड, कोई इंडियन है वो काम कर रहा है बाहर, वो यहाँ पे रेमिट करता है, उसे कह सकते हैं हम गिफ्ट एंड द डोनेशन, उसने गिफ्ट एंड डोनेशन किया है इंडियन के पीपल को। एंड फॉरेन एड फॉर द करंट कंजप्शन, फॉरेन फॉरेन की गवर्नमेंट ने करंट कंजप्शन के लिए यहाँ पे कुछ भेजा है। अनदर अनदर कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ एसेट। कैपिटल अकाउंट में ट्रांजेक्शन आती है किससे रिलेटेड? एसेट एंड लाइबिलिटी के ट्रांसफर से बिटवीन अ कंट्री टू अ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे? रेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है हमारी इंडियन में इन्वेस्टमेंट by a foreign company in a domestic business and vice versa, our domestic invest in the foreign companies। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अ कंपनी स्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन इंडिया, एक कंपनी है फॉरेन कंपनी जिसने इस्टेब्लिश की है फैक्ट्री इंडिया में, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन द शेयर, बाहर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनीज के शेयर पे, यहाँ के शेयर्स पे, बोर्ड्स पे, सिक्योरिटी पे, विदाउट मैनेजमेंट कंट्रोल, जिस बिना मैनेजमेंट कंट्रोल के। एक्सटर्नल बोरोइंग, बाहर से हम बोरोइंग लेते हैं, जैसे लोन फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लिया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, कमर्शियल बोरिंग फॉर द अब्रोड, कमर्शियल बोरिंग लिया है अब्रोड से। अनदर इज अ banking capital transaction involving the foreign asset and the liability of the bank and the deposit by non resident of the India। non resident इंडिया ने मतलब कि फॉरेन बैंक में डिपॉजिट किया, यहाँ पे फॉरेन बैंक ओपन किए गए हैं, वहाँ पे मतलब कि ऐसे कर सकते हैं कि फॉरेन में एसेट मतलब कि हम डिपॉजिट कर सकते हैं। अदर कैपिटल ट्रांसफर भी होते हैं, जैसे इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द एसेट एंड डेट फॉरगिवनेस, एसेट ओनर कर रहे हैं, डेट फॉरगिवनेस कर रहे हैं, ये भी ट्रांसफर होते हैं। अनदर component of the balance of payment is a official reserve account, जिसे हम रिजर्व एसेट भी कहते हैं। दिस अकाउंट रिकॉर्ड द चेंजेस इन द कंट्री ऑफिशियल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व
के बारे में बताता है। ऑफिशियल कितना चेंज हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, हेल्ड बाय अ सेंट्रल बैंक, जो कि हेल्ड किया है किसने, सेंट्रल बैंक ने। रिजर्व एसेट्स इंक्लूड, रिजर्व एसेट्स में क्या क्या आ जाती है, फॉरेन करेंसी रिजर्व, गोल्ड रिजर्व, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, रिजर्व पोजीशन विद एन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। इंपॉर्टेंस क्या है इसके, हेल्प इन द फाइनेंशियल डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। फाइनेंशियल डेफिसिट होता है अगर कोई, तो बैलेंस इन पेमेंट में, तो वो उस टाइम ये हेल्प करते हैं रिजर्व हमें। मेंटेन द स्टेबिलिटी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्टेबिलिटी के लिए भी हेल्प करते हैं ये रिजर्व। एंड सपोर्ट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड द पेमेंट, और इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट में भी सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है तो हम इन रिजर्व्स का यूज कर सकते हैं। Another question is, discuss the policy measure for correcting disequilibrium in the balance of payment। अब फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पूछा है, लेकिन इसमें क्या पूछा है, पॉलिसी मेजर कौन सी मेजर्स यूज किए गए हैं किस लिए, करेक्ट करने के लिए डिसइक्विलिब्रियम, मतलब कि जो मतलब कि इक्वल नहीं है चीजें, उनको इक्वल करने के लिए। तो मेजर्स पढ़ते हैं हम। सबसे पहले है मॉनेटरी मेजर। दीज मेजर आर इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल बैंक, किसने इम्प्लीमेंट किया, सेंट्रल बैंक ने। टू इन्फ्लुएंस द मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए, क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। मॉनेटरी मेजर्स में भी अलग अलग मेजर्स आते हैं, उनको एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है डिफ्लेशनरी मॉनेटरी मेजर। इसमें क्या होता है, द सेंट्रल बैंक रिड्यूस द मनी सप्लाई रिड्यूस कर देता है सेंट्रल बैंक, एंड द क्रेडिट अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर देता है। कैसे, हायर बैंक रेट बढ़ा देता है, बैंक रेट मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन को ओपन कर देता है। इंक्रीज द रिजर्व रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देता है। इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, रिड्यूस द डोमेस्टिक डिमांड कम हो जाती है। लोअर इंपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, वो इंपोर्ट कैसे करेंगे। हेल्प इंप्रूव द बीओपी पोजीशन, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन इंप्रूव होती है। इसके लिमिटेशन क्या है, मे स्लो द इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो सकती है। एंड इंक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो सकती है। अनदर मेजर है फाइनेंशियल में इंटरेस्ट रेट पॉलिसी में क्या होता है, इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से फॉरेन कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होती हैं, जिसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन फंड का इनफ्लो होता है इंडिया में। इंक्रीज द डिमांड ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी की डिमांड बढ़ती है। इंप्रूवमेंट इन द कैपिटल अकाउंट, हमारा कैपिटल अकाउंट इंप्रूव होता है। अनदर पॉइंट ऑफ द मॉनेटरी मेजर का एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट, डिवेल्युएशन, जिसमें मेन पॉइंट है, अंडर अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम गवर्नमेंट डिलिबरेटली रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इसकी करेंसी की वैल्यू की, अपनी करेंसी की वैल्यू की वैल्यू डिक्रीज कर देती है। इसका इफेक्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट चीपर हो जाता है फॉर द फॉरेन बायर, बाहर के लोगों के लिए। इंपोर्ट मोर एक्सपेंसिव, इंपोर्ट बढ़ जाता है। एंड एक्सपोर्ट अर्निंग राइज एंड द इंपोर्ट डिक्लाइन, एक्सपोर्ट की अर्निंग बढ़ जाती है और इंपोर्ट डिक्लाइन हो जाता है। इफ एन इंडिया रुपीज डिवैल्यू, अगर इंडिया का रुपी डिवैल्यू हो जाएगा, कम रेट हो जाएगा, तो इंडिया गुड मोर चीपर, इंडिया के गुड्स चीपर हो जाएंगे इन इंटरनेशनल मार्केट में। अनदर मेजर इज, पहले हमने मॉनेटरी मेजर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल मेजर ऑफ द improvement of the balance of payment। तो these measure involve the change in the government expenditure and the taxation। इस मेजर में क्या क्या आता है, चेंज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का चेंजेस आता है, एंड द टैक्सेशन का चेंजेस आता है। रिड्यूस इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सबसे पहला फाइनेंशियल फिजिकल मेजर है रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना ही कम कर देती है। रिड्यूस द पब्लिक स्पेंडिंग, पब्लिक में स्पेंड करना कम कर देती है। इसका क्या इफेक्ट होता है, लोअर एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाती है। रिड्यूस द इंपोर्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से बीओपी डेफिसिट ठीक हो जाता है। इंक्रीज इन टैक्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजप्शन में टैक्स लग जाता है। इफेक्ट क्या पड़ता है इसका, रिड्यूस द डिमांड ऑफ इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। इंप्रूवमेंट इन द ट्रेड बैलेंस, जिसकी वजह से ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हो जाता है। अनदर मेजर इज अ ट्रेड पॉलिसी मेजर में क्या आता है, इस मेजर में होता है कि ये मेजर है ना, डायरेक्टली रेगुलेट करता है इंपोर्ट एंड प्रमोट द एग्जिट, रेगुलेट करता है इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करता है, और प्रमोट करता है किसे, एक्सपोर्ट को। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, गवर्नमेंट इम्पोज करती है रिस्ट्रिक्शन किस पे, इंपोर्ट पे, कैसे कैसे करती है, टैरिफ लगा के, टैक्स ऑन द इंपोर्टेड गुड्स पे टैक्स लगा देती है, क्वार्ट्स लगा देती है, लिमिट कर देती है, क्वांटिटी ऑफ द इंपोर्ट्स की क्वांटिटी पे लिमिट लगा देती है कि इतना ही इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग की रेगुलेशंस बढ़ा देती है। परमिशन, रिक्वायरमेंट ऑफ द इंपोर्ट परमिशन
लगा देती है कि लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी इंपोर्ट करने के लिए। इसका इफेक्ट क्या होता है, रिडक्शन इन द इम्पोर्ट, इम्पोर्ट कम हो जाता है इंडिया में। एंड कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, हमारा फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बचा रहता है, जिससे हमारे इंडियन इंडियन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन करती है, कैसे कैसे, एक्सपोर्ट सब्सिडी देती है, टैक्स कंसेशन, टैक्स टैक्स में छूट देती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटी, एक्सपोर्ट करते हैं जो पीपल उन्हें क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराती है। एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट फॉरेन करेंसी अर्निंग होती है और हमारी करंट अकाउंट में भी इंप्रूवमेंट होती है। अनदर मेजर इज अ एक्सचेंज कंट्रोल मेजर, जब गवर्नमेंट रेगुलेट द यूज एंड द एलोकेशन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है यूज और एलोकेट करना किसी की फॉरेन एक्सचेंज को। इसके मेथड क्या क्या है, रेस्ट्रिक्टिंग द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट, नॉन मतलब कि जो चीज़ें की हमें ज़रूरत ही नहीं है उसका इंपोर्ट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा देती है गवर्नमेंट। प्रायोरिटाइज द फॉरेन एक्सचेंज फॉर द एसेंशियल गुड्स, जो एसेंशियल गुड्स है उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज करना नेसेसरी कर देती है, इंपोर्ट करना नेसेसरी कर देती है। एंड मोनिटर मॉनिटरिंग द इंटरनेशनल पेमेंट, और इंटरनेशनल पेमेंट को मॉनिटर करती है, सारा कुछ हैंडल कौन करती है, गवर्नमेंट ही करती है। इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, कंजर्व द स्केयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम है उसे कंजर्व करके रखती है। रिड्यूस द अननेसेसरी इंपोर्ट, और अननेसेसरी इंपोर्ट है उसे रिड्यूस कर देती है। अनदर मेजर इज अ कैपिटल अकाउंट मेजर, कैपिटल अकाउंट मेजर में भी तीन टाइप है। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, एनकरेज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करती है गवर्नमेंट, क्रिएट अ फेवरेबल इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट करती है फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ताकि वो अट्रैक्ट हो। इसके बेनिफिट क्या हो जाते हैं, कैपिटल इनफ्लो इंक्रीज हो जाता है, फॉरेन इनफ्लो, फॉरेन की कैपिटल हमारे इंडिया में आती है जिसकी वजह से हमें इम्प्रूव, हमारी इंडियन इकोनॉमी अच्छी होती है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है इंडिया में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, नई नई टेक्नोलॉजी आती है। अनदर पॉइंट इज अट्रैक्टिंग द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को, जैसे बाय इंप्रूविंग द फाइनेंशियल मार्केट इंप्रूव करके इन्वेस्टर कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते हैं इंडियन के स्टॉक में, बॉन्ड में, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट एनकरेज होती है। एक्सटर्नल बोरोइंग भी बहुत ज़्यादा है, कंट्री में ऑब्टेन द लोन फ्रॉम द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है हमारी इंडियन करेंसी, कैसे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से। इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट है, प्रोवाइड द टेम्पररी रिलीफ टू द बैलेंस ऑफ पेमेंट, टेम्पररी रिलीफ देती है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट को, कंपल्सरी रिलीफ नहीं मिलता। अनदर मेजर इज अ स्ट्रक्चरल मेजर, स्ट्रक्चरल मेजर में क्या आता है, देर आर द लॉन्ग मेजर एम्ड एट द स्ट्रेंथिंग द इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये मेजर बनाए गए हैं, जिसमें क्या आता है, सबसे पहले इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, प्रमोटिंग द डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट में जो डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। अनदर पॉइंट इज एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हेल्प करना, इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। अचीव द सेल्फ सफिशिएंसी इन द फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन की सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव करते हैं। एंड रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चर इम्पोर्ट, और एग्रीकल्चर इम्पोर्ट को रिड्यूस करते हैं। अनदर पॉइंट इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी एडवांस करते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होती है और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, एक्सपोर्ट, हम गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इन दी फॉरेन भी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, बेटर है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड द पावर सप्लाई, लॉजिस्टिक इंप्रूव एंड द एक्सपोर्ट द परफॉर्मेंस, बेटर ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, कम्युनिकेशन अच्छी बनती है, पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा इजीली मिलती है, अच्छी हर जगह पावर सप्लाई मिलती है, लॉजिस्टिक इंप्रूव द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस भी बढ़ती है। अनदर मेजर इज एक्सपेंडिचर स्विचिंग एंड द एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, एक्सपेंडिचर को या तो स्विच ही कर दिया है या एक्सपेंडिचर को रिमूव कर दिया है, ऐसी पॉलिसी भी बनाई गई है। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में क्या क्या आता है, दिस पॉलिसी शिफ्ट द स्पेंडिंग फ्रॉम द फॉरेन गुड टू डोमेस्टिक गुड्स, की फॉरेन गुड्स पे जो हम स्पेंड कर रहे हैं उसे शिफ्ट कर देना किसके, डोमेस्टिक गुड्स की स्पेंडिंग पे। एग्जांपल ले लेते हैं, डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन सबसे बड़ा एग्जांपल है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू कम कर देना, इंपोर्ट पे तारीफ लगा देना, इंपोर्ट पे कोड लगा देना। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी बना देना, दिस पॉलिसी रिड्यूस द ओवरऑल स्पेंडिंग, जिसकी वजह से ओवरऑल स्पेंडिंग रिड्यूस हो जाती है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, हायर टैक्स, ज़्यादा टैक्स लगा दिया इंपोर्ट पे, रिड्यूस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करना कम कर दिया है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया है। ये बहुत सारे मेजर्स हैं किस चीज़ के, बैलेंस ऑफ पेमेंट को, इन इक्वालिटी को, डिस इक्विलिब्रियम को
वो करने के लिए मॉनेटरी मेजर लिख लेना, फिजिकल मेजर लिख लेना। गवर्नमेंट क्या, मॉनेटरी मेजर में तो मनी से रिलेटेड मेजर आ जाते हैं। मनी से रिलेटेड मेजर में हमने जैसे पढ़ा सबसे पहले डिफ्लेशनरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। फिजिकल मेजर में पढ़ लिया हमने कि गवर्नमेंट से रिलेटेड की गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वगैरह को कम कर देती है, इंटरेस्ट टैक्स बढ़ा देती है। ट्रेड पॉलिसी में जैसे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताना है। एक्सचेंज कंट्रोल में मतलब कि एक्सचेंज रेट के बारे में थोड़ा सा बता देना। कैपिटल मेजर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरिंग आ जाएगी। स्ट्रक्चरल मेजर में क्या आ जाएगा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आ जाएगा। एक्सपेंडिचर स्विचिंग में ये एक्सपेंडिचर स्विच कर देगी, इसके रीजन क्या है, गवर्नमेंट ही रोल मेन रोल प्ले करती है इसमें, ये सब चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ तक खत्म होता है। मैं बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊंगी। अभी आप ये 4 क्वेश्चन कर लो, इसमें भी आपके आराम से मोस्टली एक आधा क्वेश्चन तो जरूर आ जाएगा एग्जाम में। ओके, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।